अगर इस इलेक्शन नून लीग की हुकूमत बन भी गई तो भी मियां नवाज शरीफ माजी की तरह इस बार भी फौज से लड़ पड़ेंगे और यूं उनके 5 साल पूरे नहीं हो सकेंगे। मेरे मेजबान ने हंसकर कहा, जी नहीं, ऐसा इस बार नहीं होगा और मियां नवाज शरीफ पहली मर्तबा अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हम इस बार फौज से नहीं लड़ेंगे। मैंने पूछा कि वो कैसे, तो मेजबान का जवाब था कि शरीफ फैमिली 35 साल बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हमने अगर सियासत करनी है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगकर चलना पड़ेगा। फौज के साथ हमारी जंग के बाद अवाम हमारे साथ खड़े होते हैं और ना हमारे आलमी दोस्त। हम हर बार अकेले खड़े होते हैं, फिर हम सियासी, मुआशी और कारोबारी नुकसान भी उठाते हैं। चनाचा अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, एक ये कि हम सियासत छोड़ दें या हम एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग के चलें। और मियां नवाज शरीफ ने इस बार भी दूसरा ऑप्शन चुन लिया है, हम अब फौज से नहीं टकराएंगे। मैंने मेजबान से इत्तफाक किया और मुझे उनके तजजिए में जान महसूस हुई। पीपल्स पार्टी को 40 साल की थका देने वाली जिद्दोजहद और जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी के बाद इस हकीकत का इदराक हुआ था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2007 में अमेरिका की मदद से पाकिस्तान वापस आई थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को मजबूर करके बेनजीर भुट्टो के सामने बिठाया और मोहतरमा NRO के तोहफे के साथ फाहते की हैसियत से 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान पहुंची। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? ये सिर्फ 2 माह में दहशत गर्दी का निशाना बन गए। मोहतरमा के बाद आसिफ अली जरदारी के पास भी 2 ऑप्शन थे, ये ना खप्पे का नारा लगाकर इमरान खान बन जाते या फिर खप्पे का अलम उठा लेते। जरदारी साहब ने दूसरा ऑप्शन लिया और उन्होंने अकलियती पार्टी होने के बावजूद वफाक में भी हुकूमत बनाई और ये मुसलसल 15 साल सिंध के हुक्मरान भी रहे। इस दौरान जरदारी फैमिली पर क्या क्या केस नहीं बने, लेकिन जरदारी फैमिली इसके बावजूद मुल्क में भी रही और इक्तदार में भी। ये जिलावतनी से भी बच गई और इसे दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ी। अब इमरान खान के बाद पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि PTI का मलबा उनके हिस्से में आ जाएगा, लेकिन ये मलबा और इक्तदार दोनों मियां नवाज शरीफ को मिल रहे हैं। मगर आसिफ अली जरदारी ये जख्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अब भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इसका अंजाम तवील जिलावतनी, पार्टी के खात्मे और सरमाए की बर्बादी की शक्ल में निकलेगा। लिहाजा ये आज भी अफहाम और तफहीम का परचम उठाकर फिर रहे हैं। ये 2024 के इलेक्शंस में सिंध में हुकूमत नहीं बना पाते तो भी ये खामोश बैठकर अपने वक्त का इंतजार करेंगे। ये लड़ने और हकीकी आज़ादी की गलती नहीं करेंगे। ये फरासत इन्हें 40 साल के मुसलसल खुआरी के बाद मिली है। ये इसे चंद साल के इक्तदार के लिए कभी जाया नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ भी 35 साल के तजर्बे के बाद ये बारीक नुक्ता समझ पाए हैं। चनाचा ये भी इस बार ये गलती नहीं करेंगे। ये मरियम नवाज को वजीर आजम बनाने के लिए 5 साल पूरे करेंगे और ये इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। इनका कहना था कि इमरान खान को भी अब ये नुक्ता समझ लेना चाहिए। हम तीसरी दुनिया हैं और तीसरी दुनिया में सिर्फ ताकत की परस्तिश होती है। यहाँ इनकलाब और हकीकी आज़ादी सिर्फ ख्वाबों में मुमकिन है और ये उस वक्त तक ख्वाबों में रहेगी जब तक सियासी लीडर्स और अवाम एक नहीं होते। और हमें इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। ये 5-10 साल की बात नहीं, मगर सियाने कहते हैं जब इंसान के खिलाफ ताकत खड़ी हो जाती है तो फिर इसे सामने पड़ी मुश्किलात भी दिखाई नहीं देती। और इमरान खान इस वक्त इस अमल से गुजर रहे हैं। आप उनकी हिम्मत का अंदाजा तोशा खाना और साइफर केस के मुकदमों से लगा लीजिए। ये वो केस थे कि जिन्हें उनके वकील 6 माह तक खींच सकते थे। साइफर में 25 और तोशा खाना केस में 16 गवाह थे। ये अगर इन गवाहों पर 5-5 घंटे जरा करते, ये अगर सवाल कर करके उनकी मत मार देते तो अदालत बेबस हो जाती। आखिर में इमरान खान को बेशक सजा हो जाती, लेकिन वकला ये मुकदमे प्रोफेशनली लड़कर टाइम भी गेन कर लेते, अपनी महारत का सबूत भी दे देते और इमरान खान के लिए अवाम की हमदर्दी भी समेट लेते। मगर बदकिस्मती से वकला मुकदमों की फाइनल स्टेज पर अदालत से ही गायब हो गए। उन्होंने बाइकआउट कर दिया और यूं इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं हो गई, जबकि उनके मुकाबले में इद्दत में निकाह के केस में वकला को बहस नहीं करनी चाहिए थी। इसमें चाहिए था कि इमरान खान और बुशरा बीबी खामोश रहते, उनके वकला अदालत में पेश न होते, दोनों 342 के बयानात में इल्जामात मुस्तरद कर देते और इस केस का फैसला होने देते। इससे उनकी इज्जत बच जाती और 100 लोगों के सामने उनकी आईली जिंदगी के राज भी ना खुलते। लेकिन आप देखिए कि जो केस लड़ने चाहिए थे उनके वकला ने उनका बाइकआउट कर दिया और जिस मुकदमे में जबान बंद होनी चाहिए थे उसमें वकला ने खवातीन और गैर मर्दों के सामने 14 घंटे बहस की। बुशरा बीबी के अपने वकील उस्मान गिल ने खावर फरीद मानिका से बेडरूम्स की बातें पूछी, मेन्यूपॉज तक की बातें हुई। मानिका को ये तक कहने पर मजबूर किया गया कि मेरे बेडरूम में इमरान खान का मसाज होता था। खावर मानिका ने जुल्फी बुखारी और जहांगीर तरीन के वो पैगामात भी अदालत में दिखा और सुना दिए जिनसे जज साहब और वकला को भी शर्म आ गई। बुशरा बीबी के बच्चों और बेटों के वो पैगाम भी पढ़े गए जिससे अदालत के कान सुर्ख हो गए।
जबकि सलमान अकरम राजा 2 घंटे अदालत में खवातीन के अयाम डिस्कस करते रहे। ये कार्रवाई इमरान खान की बहनों बुशरा बीबी और खवातीन वकला की मौजूदगी में हुई। इस मुकदमे में जज कुदरतुल्लाह ने दफा 196 खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक ऐसा एहसान किया कि जिसका शुक्रिया ये बरसों तक अदा नहीं कर सकते। ये गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की दफा है। इसके इखराज के बाद मानिका के उस मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ की गवाही बेअसर हो गई कि जिसने अपने हल्फिया बयान में डिक्लेयर किया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान गैर शरई ताल्लुकात थे। लिहाजा अगर मुकदमे में दफा 196 बरकरार रहती तो गवाह मोहम्मद लतीफ़ पर भी जरा होती और इसके नतीजे में भरी अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के पल्ले क्या बच जाता। जज कुदरतुल्लाह ने 16 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करते वक्त ये दफा निकाल दी थी, जिसके नतीजे में 2 फरवरी को मोहम्मद लतीफ़ पर जरा नहीं हुई। गो वाकफान हाल 496 के अखराज को बुशरा बीबी की डील करार देते हैं। उनका दावा है जिस दिन ये दफा निकली थी उस दिन बुशरा बीबी की पहली डील हुई थी। बीबी 496 का नतीजा जानती थी, चनाचा उसने ये मुतालबा मनवा लिया। बहरहाल हम अगर इसे साइड पर भी रख दें तो भी अदालत में 2 दिन जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस था। ये मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, ये खानदानी रईस और ताकतवर भी हैं। इमरान खान वजीर आजम और बुशरा बीबी खातूने अव्वल रही, लेकिन उनके वकला ने जरा के नाम पर उनको अदालत में जलील करके रख दिया। अदालत में आपकी नस्ल गंदी है तक के अल्फाज बोल गए, शैतान, यार, गुनाहगार और मुनाफिक तक के लफ्ज दोहराए गए और पूरी अदालत मुंह नीचे करने पर मजबूर हो गई। लेकिन आप इमरान खान का एतमाद देखें, ये इस दौरान भी हंसते रहे, अदालत में टहलते रहे, खबर मानिका पर फिक्रे कसते रहे और रिपोर्टरों को देखकर हाथ से हैट्रिक का निशान बनाते रहे। इमरान खान के लिए इस मुकदमे में 1000 निशानियां छुपी हैं। खान को अब तक ये समझ जाना चाहिए कि ये अगर सियासत करना चाहते हैं तो फिर इन्हें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह अपनी अंदर की आज़ादी को खत्म करना होगा। इंसान ऊपर खुदा से और नीचे रियासत से बिगाड़ कर अमन से जिंदगी नहीं गुजार सकता और ये दुनिया की तलख तरीन हकीकत है। मैं नजूमी नहीं हूँ, कियाफा शनास भी नहीं हूँ, लेकिन सहाफत के 30 सालों के तजर्बे के बाद मैं ये समझ सकता हूँ कि इमरान खान के पास अब भी एक मौका मौजूद है। ये रियासत के सामने सरेंडर करे, समझौता करे, अपनी पार्टी और खानदान बचाए, अमन का रास्ता अख्तियार करे और 2028 के इलेक्शन में जीतकर इक्तदार में आ जाए। और ये उस वक्त का इंतजार करे कि जब इसकी पार्टी और अवाम दोनों वाकई एक जान हो और पाकिस्तान तुर्की और खान तैयब उर्दमान बन जाए। उस वक्त से पहले हकीकी आज़ादी सिर्फ अदालतों में एड़ियां रगड़ सकती है। और हाँ, मैं ये भी बताता चलूं कि मुल्क के अगले 2 साल बहुत अहम हैं। अगर इमरान खान ना रुका और मियां नवाज शरीफ ने भी इक्तदार में आकर वोट की इज्जत तलाश करना शुरू कर दी तो फिर इस मुल्क में 20 साल के लिए चीनी मॉडल आ जाएगा। चीन वीटो पावर के जरिए हमें आलमी पाबंदियों से बचाएगा और मुल्क में सिर्फ एक पार्टी होगी और वो असली और नस्ली पार्टी होगी और बाकी सब लीडर और पार्टियां गायब हो चुकी होंगी। चनाचा ये सब लोग ठीक हो जाएंगे या फिर चीनी मॉडल का इंतजार करें। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, आने वाले इलेक्शन में आप किसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे, इमरान खान या नवाज शरीफ? कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिखकर भखर नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।